नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के अपडेट के साथ, क्योंकि राजौरी में जिस तरह से 2 सिविलियंस की मौत वाक़या हुई है फायरिंग में, उस हवाले से अभी तक क्या कुछ सूरत हाल राजौरी में बना हुआ है, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस तरह से सुबह सुबह ही ये खबर सामने आई थी कि राजौरी में 2 सिविलियंस की मौत वाक़या हुई है फायरिंग इंसिडेंट में, और सेना द्वारा कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है कि अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स द्वारा ये फायरिंग की गई, जिसमें दोनों की मौत हुई है। जो लोग एहतजाज वहां पर कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, फैमिली का क्या कुछ कहना है, लोकल्स का क्या कुछ कहना है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुबह से ही लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और हाईवे को बंद किया गया है, जाम किया गया है। राजौरी से जिस तरह से सुबह सुबह ये खबर सामने आई, इस फायरिंग इंसिडेंट में 2 सिविलियंस की मौत वाक़या हुई, इसे लेकर लोग लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस, सुरक्षा बल और जो वहाँ के नागरिक प्रशासन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, नागरिक हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, मौके पर मौजूद हैं। मामले की जांच फिलहाल चल रही है और वहीं पर तनाव की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको वहाँ से दिखाएंगे। हालांकि अगर बात पता चले, जैसे ही मौत की खबर का पता चला उन दोनों स्थानीय लोगों की, जम्मू राजौरी हाईवे पर जिस तरह से लोग निकल आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि मौके पर पुलिस, सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। इसी बीच सेना की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है। हालांकि मामले की जांच होगी, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या कुछ वहां पर हुआ था और वहीं पर क्या कुछ सूरत हाल है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं और ट्वीट एक तरफ आपको हम पढ़ा रहे हैं कि क्या कुछ ट्वीट सेना की तरफ से वहां पर किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है, इन एन अर्ली मॉर्निंग फायरिंग इंसिडेंट बाय अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स एट राजौरी नियर मिलिट्री हॉस्पिटल। उन्होंने ये लिखा है, देयर हैज बीन फैटल कैजुअलिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ऑन द साइट। तो जिस तरह से सेना द्वारा यही ट्वीट किया गया है कि राजौरी के पास जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स ने फायरिंग की, जिसके बाद ये कैजुअलिटी हुई है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होगा कि क्या कुछ हुआ था और सारी तस्वीर तभी साफ होगी। ट्वीट एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी ओर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी तादाद में वहाँ पे तैनाती भी की गई है और माहौल को सामान्य करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चलिए राजौरी का रुख करते हैं। जमशीद मलिक सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद हैं। जमशीद, ताज़ा सूरत हाल बताइएगा, ताज़ा तफसीलात बताइएगा। हालांकि सेना की तरफ से एक तरफ ट्वीट किया गया है कि अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें इन दोनों सिविलियंस की मौत क्या हुई है। वहीं दूसरी ओर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, काफी सियासी पार्टियों से भी ताल्लुक रखने वाले कई नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, वहां के लोकल्स वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है, फैमिली का क्या कुछ कहना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हमने बता दिया, अभी ताजा सूरत हाल बताइएगा वहां का। सादा सूरत हाल बिल्कुल ठीक ही वैसी बनी हुई जैसे सुबह देखने को मिली थी। इस वक्त डेड बॉडियां रोड पड़ी हुई हैं, लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। डीआईजी राजौरी पहुंच रहे हैं, राजौरी भी मौके पर पहुंचे, सेना के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे, बातचीत की जा रही है और लोगों की मांग है कि उनको 50 लाख रुपया फैमिलीज को दिया जाए, 2 लोगों को नौकरी दी जाए और बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा दिया जाए। हालांकि दोनों की डेड बॉडियां इस वक्त पड़ी है और तीसरा जो घायल हुआ है वो उसका हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है। हालांकि ये दोनों स्थानीय लोग हैं, यहीं के मकामी फलियाना के नजदीक के रहने वाले, मगर जो इसमें जख्मी हुआ उसकी पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला है। वो भी सेना के अंदर काम करता था, जहाँ ये 2 लोग काम करते थे वो भी यहाँ काम करता था। क्योंकि हाईवे इस वक्त भी जाम है और लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों की मांग है कि जिन लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही डेड बॉडियां उठाई जाएंगी, मगर अभी तक डेड बॉडियां रोड में ही पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसमें बीजेपी के लीडरान का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हैं उनसे भी आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था इस हवाले से? बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल लीडरान की बात करें तो बीजेपी के लीडरान जो यहाँ पहुंचे हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं, जिनकी तरफ से फायरिंग की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि आगे सेना की तरफ से, नॉर्दर्न कमांड की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंटों की तरफ से अल्फा गेट के
हॉस्पिटल के नजदीक फायरिंग की गई है, मगर लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट अभी तक लगातार जारी है। सेना के इस बयान के बाद भी प्रोटेस्ट का सिलसिला देखने को मिला, क्योंकि लोगों की मांग जो है वो लगातार मांग को लेके बैठे हुए हैं। हालांकि डेड बॉडी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि दोनों की डेड बॉडी यहीं पे पड़ी हुई है सड़क के बीच में ही, और दूसरा जो घायल है उसका ऑपरेशन इस वक्त मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है, क्योंकि जहाँ बताया कि ये दोनों लोग स्थानीय हैं, यहीं के खलियाना के रहने वाले ही हैं। और दूसरा जो तीसरा जो इसमें घायल हुआ है वो राजस्थान का रहने वाला, उसका इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है। इस वक्त जहाँ तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ये यहीं तो होगा, प्रशासन इस वक्त यही मौके पर है जहाँ बात कर रहे हैं लोगों से, मगर अभी तक अगर ये कहें कि बात किसी हाल तक नहीं पहुंची, मगर डेड बॉडियां अभी तक वहीं पड़ी हुई है। प्रियंका, और फैमिली का कहना है कि 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होनी चाहिए इस हवाले से। प्रियंका, फैमिली नहीं बल्कि जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है, चाहे उसमें बीजेपी के लीडर हों या बाकी लोग हों, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि 50-50 लाख रुपए की इनको पैसे दिए जाए, 50-50 लाख रुपए, और 2 लोगों को घर में एक एक करके नौकरी दी जाए, क्योंकि दोनों लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट पे अभी भी बैठे हुए, क्योंकि डेड बॉडी में जैसा बता रहा हूँ कि यहीं पड़ी हुई है। लोगों के आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। हालांकि इस रोड पे गाड़ियां बंद कर दी है, मगर पैदल लोगों के आने का सिलसिला इस पर काफी देर से देखने को मिल रहा है। गाड़ियां तो नहीं चल रही है, मगर जिस तरह हालात बने हुए हैं कोई बात नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, और बात का सिलसिला लगातार ही देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी प्रशासन लोगों के साथ बात करने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रियंका, आखिर में जो बताइएगा, आखिर में जमशेद हाईवे जो जाम किया गया था, माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, पर लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, तो हाईवे अभी भी ब्लॉक है। बिल्कुल प्रियंका, हाईवे अभी भी ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि एक दूसरा रूट है उससे गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है, मगर वहां भी खबर आ रही है कि वहां भी कुछ लोगों ने वो रूट भी जाम कर दिया है। इससे ये कह सकते हैं सुबह 7 बजे के बाद गाड़ियां इस वक्त तक अभी तक बंद पड़ी हुई है। लोग इस वक्त भी सड़क के बीचों बीच में बैठे हुए, जम्मू पूंछ हाईवे के बीच में बैठे हुए। जैसा मैं बता रहा हूँ, बात का सिलसिला भी लगातार भी इस वक्त भी जारी है, मगर रोड के बीचों बीच में टायर चलाकर प्रोटेस्ट चल रहा है। लोगों की जो मांग है वो कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे रिटर्न में हमको लिख के नहीं दी जाएगी तब तक ये रोड नहीं खोली जाएगी, ना ही डेड बॉडियां यहाँ से उठाई जाएंगी। और हालात इस वक्त पुरतनाव जैसे ही बने हुए, मगर कंट्रोल में लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद ज्वाइन करने के लिए। जमशेद मलिक जिस तरह से जानकारी दे रहे थे राजौरी से, और बता रहे थे कि फिलहाल किस तरह का सूरत हाल है। सूरत हाल वही है जो सुबह का एहतजाज लगातार जारी है। हाईवे को बंद किया गया है, डेड बॉडीज जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ से हम नहीं हटाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और 50 लाख का जो मुआवजे की मांग की गई है उस हवाले से जमशेद जानकारी दे रहे थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, पर माहौल अभी वैसा ही है, एहतजाज लगातार चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि जम्मू के जो नव नियुक्त मेयर हैं उनकी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। पदभार संभालने के बाद पहली बार जो जनरल हाउस की बैठक हो रही है, 2 दिनों तक अभी सभी पार्षदों से वो बातचीत करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे, और अब जो उनकी इम्तिहान की घड़ी आई है वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी मन की बात सुनते हैं, कैसे हर शख्स का जो भी वो अपना ओपिनियन देंगे उस हवाले से कैसे उस पर गौर करके किस तरह से वो काम करेंगे, अब देखने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। और पदभार संभालने के बाद जिस तरह से पहली बार जनरल हाउस की बैठक हो रही है, 2 दिनों तक जितने भी पार्षद हैं सभी से बातचीत करके उनकी मन की बात जानेंगे जम्मू के नव नियुक्त मेयर। अब जम्मू के नव नियुक्त मेयर हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से नियुक्ति हुई है, तो सबकी उम्मीदें जो हैं मेयर पे काफ़ी ज़्यादा हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट इश्यूज़ पे वो काम करते हैं। और क्या कुछ जानकारी है, रुक करेंगे जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे से ज्वाइन कर चुकी हैं। जी रितिका, बताइएगा जनरल हाउस की बैठक के हवाले से अपडेट दीजिएगा कि पहली बार जनरल हाउस की बैठक होने जा रही है, और क्या कुछ खास इसमें रहेगा, कौन कौन शामिल हैं, और पार्षदों की मन की बात, सभी पार्षद अपनी मन की बात रख रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जेएनसी की जनरल हाउस मीटिंग हो रही है, जिसमें अलग अलग रेजोल्यूशन यहाँ पे बताए जाएंगे। आपको कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगी। 6 रेजोल्यूशन बताए जा रहे हैं, 10 डिमांड्स होंगी और 27 यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्टेड जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके टेन्योर को 2 साल तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। उसके अलावा तवी रिवर अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी मैटर पे डिस्कशन होगी, ना कि पेटी इश्यूज पे डिस्कशन होगी। ये यहाँ पे साफ तौर पे क्या किया गया है, और सिटी इश्यूज में यहाँ पे लेन और ड्रेन के विषय में कहा
कहा गया है, क्योंकि रेन और रेन के जो इश्यूज हैं वो क्वेश्चन और जो है उनमें ये डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा डिस्कशन का जो प्रोसेस चलेगा उसमें ये पीटी इश्यूज डिस्कस नहीं किए जाएंगे और जो मेन स्टेप्स है जो नशे की बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है उन पर डिस्कशन की जाएगी। पानी की समस्याओं पर बातचीत की जाएगी। जो शहरी इलाकों में भीड़ भाड़ गाड़ियों की बढ़ती जा रही है यहाँ पे उससे भी डिस्कशन की जाएगी। और आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे समस्याओं के समाधान करने को लेकर ज्यादा स्ट्रेस देने की बात की जा रही है। और आपको बता देना चाहते हैं कि अपोजिट यहाँ पे जितने की ओपोजिशन है उनकी तरफ से कोई भी इश्यू रेज ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए एक टाइम लिमिटेशन भी दी जाएगी कि हर एक व्यक्ति को कितना समय, कम से कम 10 मिनट का समय यहाँ पे बोलने को लेकर, चाहे क्वेश्चन करें या आंसर करें, 10 मिनट का समय कम से कम दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से वो जानकारी दे रही थी बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, तो चलिए अगली खबर की ओर। तो चलिए अब जम्मू के बाद बात करते हैं हम उधमपुर की, क्योंकि उधमपुर का जो देविका प्रोजेक्ट है वो क्यों कछुआ चाल से चल रहा है और वही जो है परेशानी का सबब भी बना हुआ है। उधमपुर की बात कर रहे हैं। उधमपुर का देविका प्रोजेक्ट जिसका जो कछुआ चाल है वो परेशानी का सबब बनी हुई है और मलबे के ढेरों में देविका नगरी जो है वो तब्दील हो चुकी है। पानी की जो पाइपें हैं वो भी जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं और गंदगी के ढेर महामारी को न्योता दे रहे हैं। देविका प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, अब जिस तरह से उसका काम चल रहा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और जो देविका नगरी है वो मलबे के ढेरों में तब्दील हो चुकी है और जो पाइपें वहां पर लगाई गई थी वो भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गंदगी के ढेर जो है वो कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो उधमपुर की हम बात कर रहे हैं, उधमपुर के देविका प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से जानकारी लेंगे। थोड़ी देर में किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है देविका प्रोजेक्ट को और क्या कारण है, क्या किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, क्या इस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है, क्या लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसकी एक डेडलाइन होती है कि आपको इस डेट तक आपको कंप्लीट कर देना है प्रोजेक्ट। तो क्या कुछ डेडलाइन दी गई थी, किस तरह से उस पर काम चल रहा है, किसकी इसको लेकर जवाबदेही है, थोड़ी देर में हम किशोर से जानेंगे। किशोर हमारे साथ लाइव ज्वाइन करेंगे। फिलहाल हम देविका प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिससे वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से पूरी देविका नगरी मलबे के ढेरों में तब्दील होती नज़र आ रही है और जो पानी की पाइपें भी जो डैमेज हो गई हैं उसे आप जाहिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है और वहाँ पे जो आसपास लोग हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो तस्वीरें हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहाँ पर हर जगह गंदगी के ढेर ही नज़र आ रहे हैं और किस तरह से मलबे के ढेरों में देविका नगरी तब्दील होती नज़र आ रही है। जगह जगह मलबे के ढेर हैं, कई जगह पर गंदगी के ढेर हैं और जो पाइपें हैं वो भी डैमेज हो चुकी हैं और हालांकि बताया है वर्क इन प्रोग्रेस और किस तरह का वर्क इन प्रोग्रेस है जो आगे चल ही नहीं रहा है और इतनी धीरे 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 चल रहा है कि पता नहीं, अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कब तक ये पूरा होगा। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस हवाले से किस तरह से काम चल रहा है, कितना वक्त लग रहा है और इस वजह से जो कछुआ चाल है इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ढेर में जो देविका नगरी है वो तब्दील हो चुकी है और पानी की पाइपें भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और गंदगी के ढेर किस तरह से बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और वहाँ के लोगों की जान के लिए खतरा ये बना हुआ है। और ये कैसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को इतनी परेशानी दे रहा है और अभी तक सिर्फ कछुआ चाल ही चल रहा है और इतना वक्त इसे लग रहा है।
तो चलिए अब रुक करेंगे पुंछ का, और पुंछ से एक अनोखी चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, पुंछ का लसाना इलाका, जहां पर सैकड़ों कबूतर चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए और कारोबारी के परिवार को घर में बंद कर वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है ये कबूतर चोरी की वारदात, और चोरों की तलाश के लिए हालांकि पुलिस माथापच्ची कर रही है, पूरी तरह से कोशिशें कर रही है चोरों को ढूंढ निकालने की। पर चोरी की बहुत सारी वारदातें आपने सुनी होंगी, पर ये एक ऐसी अनोखी वारदात है जिसमें पुंछ के लसाना इलाके में सैकड़ों कबूतर चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए। कारोबारी के परिवार को घर में बंद कर वारदात को अंजाम दिया गया। पहले परिवार को घर में बंद किया गया और उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये जो कबूतर चोरी की वारदात है, ये इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस तरह की पहली वारदात वहां पर हुई है। और हालांकि पुलिस पूरी तरह से कोशिशें कर रही है चोरों की तलाश करने की। और पुंछ के लसाना की ये खबर, जहां पर कबूतरों को चोरी किया गया है और सैकड़ों कबूतर चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए। तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ पुंछ से हमारे संवाददाता सनी ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बताइएगा, पुंछ के लसाना इलाके में एक अनोखी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है जहां पर सैकड़ों की तादाद में चोर कबूतर ही चुरा कर ले गए, और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? जी सनी। जी, आपको बता दूं कि ये मनाना का इलाका है, और जहाँ पर ये एक घर के अंदर है, ज्यादा नहीं तो 300 के लगभग जो है वो कबूतर थे, जिन्हें वहां से चोर लेकर फरार हुए हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो परिवार है, ये इसी कबूतरों की जो कमाई है, इन्हें बेचकर अपने घर का जो है गुजर बसर जो है वो करते थे। पर आपको बता दूं कि बीती रात 2 बजे का समय था जब इनके घर पे चोर आए और वहां से जितने भी कबूतर थे उन्हें लेकर जो है फरार हो गए। और इन लोगों का कहना था कि कबूतर की जो कीमत है वो 6 से 7 हजार पे कबूतर की कीमत थी, जिन्हें चोर लेकर फरार हुए हैं। बिल्कुल, अब ये चोरी की वारदात चर्चा का विषय बनी है। पुलिस पूरी जद्दोजहद कर रही है चोरों का जल्दी से पता लगाया जाए। पर यहाँ पर एक और बात है कि कारोबारी का जो परिवार है उसको पहले घर में बंद किया गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि परिवार के जो लोग हैं वो घर के अंदर सोए हुए थे, और वहां पर जब चोर पहुंचे तो घर का जितने भी दरवाजे थे उन्हें पहले लॉक किया। उसके बाद अगर बात करें तो एक शख्स जो है वो अपनी पत्नी को लेकर पुंछ हॉस्पिटल में था, जहां उसकी पत्नी एडमिट थी, उसके साथ था। और जब उसको सुबह पता चला तो वो अपने घर पे पहुंचा। उसने देखा कि जितने भी कबूतर हैं वो चोर लेकर फरार हुए हैं। पर अगर बात करें उस पूरे इलाके की, तो पूरे इलाके में सुबह से ही वो वहां पर ढूंढ रहे हैं, पर कहीं भी नहीं मिले हैं। अगर थोड़ी दूरी पर अगर बात करें तो एक बैग जरूर मिला है, उसमें कुछ कबूतर जो है वो मरे हुए जरूर मिले हैं। उसके बाद पूरे पुलिस को भी इसकी इतला जो है वो दी गई है, पर अभी तक चोरों का कोई भी पता जो है वो नहीं चला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। सनी पुंछ से जानकारी दे रहे थे, अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे परिवार को बंद किया गया और उसके बाद ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, और अभी पुलिस जो है चोरों को ढूंढ निकालने की पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऐतिहासिक विजय के 52 साल पूरा होने पर इस ओर जोश है तो सीमा पार हार की खींच देखी जा रही है। पाकिस्तान अपने 93,000 सैनिकों के घुटने टेकने की शर्मनाक हार को भुला नहीं पाया है, और हमारे देश में आज का दिन हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी दशकों से चली आ रही इस परंपरा को बखूबी निभाया गया, और बलिदान दिवस पर जम्मू में प्रमुख कार्यक्रम बलिदान स्तंभ पर किया, जहां पर सेना के अलावा समाज के कई अन्य वर्गों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें शौर्य और साहस को याद दिलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, पूर्व सैनिक व शहीद परिवार भी इस कार्यक्रम पर शामिल रहे।
बलिदान स्तंभ, युद्ध स्मारक, जम्मू जिले के सीमावर्ती घराना वेटलैंड को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए प्रशासन जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में घराना वेटलैंड पर आज फोटोग्राफी और बर्डिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षी प्रेमियों को दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले पक्षियों को निहारने का जहां मौका दिया जा रहा है, वहीं फोटोग्राफी के शौकीन लोग भी इन मेहमानों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सुनैना शर्मा व अन्य अधिकारियों ने लोगों के एक दल को आज जम्मू से घराना के लिए रवाना किया। चेतगढ़ बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये एक बहुत ही सुंदर जो है वो बॉर्डर टूरिज्म और इको टूरिज्म का सर्किट है। तो इसको पॉपुलराइज किया जाए नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हमारी ये कोशिश है। और हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बहुत सारे अफसरान जो हैं वो जुड़े हैं, और उसके साथ साथ जो बर्ड लवर्स हैं वो आज यहाँ पर पूरी शिरकत करेंगे। और उस बर्ड वॉचिंग के साथ साथ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन भी रखा गया है, और उसके साथ साथ जो ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स हैं वो भी वहां पर आ रहे हैं, और वो भी इन बर्ड्स की एक्टिविटी को जो है वो अपने कैमरा में जो है वो कैप्चर करेंगे। और उसी तरीके से जो है हमारे ये जो बर्ड्स यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ उनकी एक्टिविटी जो है वो जो है सभी सिटीजन्स देख पाएंगे। जो मेन हमारे जो बर्ड्स इस टाइम अवेलेबल हैं, जैसे बार हेडेड गीज है, वूली नेक्ड स्टॉर्क है, और उसके साथ साथ स्पून बिल्स हैं, देन रूक्स आर देयर एंड सो मेनी अदर स्पीशीज आर देयर। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा सुचेतगढ़ और घराना दोनों जगहों पर। सर्दी के मौसम के अब जोर पकड़ते ही जम्मू के साथ सटे मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खास तौर पर सुबह और रात के समय ऐसे इलाकों को धुंध अपने आगोश में लेने लगी है, जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। धुंध के कारण सुबह के समय रोजाना अपने अपने काम पर जाने वाले लोगों को भी कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, और सब्जियों की फसल पर भी इसका असर पड़ रहा है। ਸਾਡੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਰਨ ਠੰਡ ਕੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਬਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਟਰ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡ ਘੱਟ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ठंड घट पानी चाहिए। कोहरा पड़ा है, आज ठंड भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जो हमें सब्जियां लगाई हैं, फूल वगैरह लगाए हैं, उन पर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि ठंड की वजह से आज जो काफ़ी लोगों को आने जाने में भी दिक्कत आ रही है। हम देखा गया आज बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित सरकारी महिला कॉलेज की छात्राओं ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की मांग की है। इन छात्राओं का कहना है कि उन्हें कॉलेज तक पहुंचने और वापस घर लौटने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं, और उनका समय व्यर्थ होने के साथ साथ जेब भी ढीली करनी पड़ती है। छात्राओं ने उनके लिए रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस की व्यवस्था करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा होता है तो उनके लिए ये कदम बेहद कारगर साबित होगा। सर वहाँ से इतनी ट्रांसपोर्ट की मतलब होती है ना जगह, अगर हम सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो मुझे आधा पौना घंटा तो मतलब गाड़ियों में ही निकल जाता है, कोई रोकता ही नहीं है, इतना ज़्यादा रश होता है ना। तो मतलब अगर कॉलेज की गाड़ी हो या कुछ हो तो फिर हम उसे ईजिली पहुँच सकते हैं और टाइम से भी पहुँच सकते हैं। एक तो इतनी दूर से आना, फिर जाके जीवल पहुँचना, फिर ऑटो का वेट करना, फिर मतलब पीछे से भी 15 रुपये किराया दे के आओ, आगे जाके 20 रुपये दो, रोज़ का तो 100 रुपये किराया में ही चला जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर, मतलब घर वाले तो इतना एफर्ट भी नहीं कर पाते हो।
तो इतना मतलब बच्चे इतना मुश्किल होता है उनके लिए, तो यही अपील है कि हमारे लिए हाँ गवर्नमेंट की बस जो है कॉलेज के लिए चाहिए। हाँ जी सर, कॉलेज तो बहुत बड़ा है, अच्छी एजुकेशन भी है यहाँ पे, बस थोड़ी ट्रांसपोर्ट की वजह से बच्चे थोड़ा सफ़र कर पाते हैं इस चीज़ से। जब बारिश होती है तो कितना मुश्किल भरा रहता है? हाँ वो तो मुश्किल भरा रहता है क्योंकि बच्चों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, ऑटो ये ई रिक्शा है तो इसमें कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि बारिश अंदर भी आ रही होती है, तो इसलिए बस लगनी चाहिए। बस से हम एक सेफ तरह से हम कॉलेज पहुंच पाएंगे, ना हमें बारिश की कोई प्रॉब्लम होगी ना कुछ होगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।